हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंप्लीट बायोलॉजी ज्ञान। अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारे आने वाली सभी वीडियो की जानकारी नोटिफिकेशन आप लोगों को प्राप्त होती रहे। और आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। जो बच्चे नोट्स नहीं बनाए हैं उन बच्चों के लिए मैं ये नोट्स प्रेफर करना चाहूँगी, जो अच्छे से अच्छे मार्क्स से वो लोग पास हो सके। मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो लेके आई हूँ। और कल हम लोग देखे थे फर्स्ट चैप्टर, जो जीवों में जनन के बारे में बताया था हमने, और आज हम देखेंगे सेकेंड चैप्टर, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। इस नोट्स के माध्यम से हम बहुत कम समय में अपने बायोलॉजी का रिवीजन कर सकते हैं, क्योंकि यह नोट्स बहुत ही शॉर्ट और क्विक रिवीजन है। और आप बहुत ही कम समय में इसको पढ़ करके अच्छे से मार्क्स में पास हो सकते हैं, इतना प्रॉमिस कर सकते हैं हम। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि हम जितने भी वीडियो लाएँ वो सब आप लोग देख सकें और अपने बायोलॉजी को एक अच्छे लेवल पे ले जा सकें और अच्छे नंबर से पास हो सकें। जो बच्चे नोट्स नहीं बनाए हैं वो बच्चे ज़्यादातर ये देखें और उन बच्चों के पास ज़्यादातर लोग शेयर करें। बस आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है हमारी। हम देखेंगे पहला क्या है, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। पुष्प की संरचना क्या है, पुष्प की संरचना उसको हम देख रहे हैं क्या, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। ये टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। ये है अध्याय दूसरा का। हम देख रहे हैं क्या, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। हम देखेंगे पुष्प की संरचना क्या है, पुष्प की संरचना। यह जो चैप्टर है आप लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और ये डायग्राम तो कुछ ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है। ये डायग्राम आप लोगों को मतलब 100% बनाने आना ही चाहिए, क्योंकि ये डायग्राम बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के एग्जाम के व्यू से। हम क्या देख रहे हैं, आवृत बीजी पौधों की जो संरचना होती है वो चार चक्र में बांटी गई है। बाह्य चक्र, चार चक्र पाए जाते हैं। हम देखेंगे पहला चक्र क्या है। पहला चक्र हम लोग क्या देखेंगे, पहला चक्र क्या है, और उसमें हम देखेंगे बाह्य दलपुंज, जैसे बाह्य दलपुंज, पुमंग एंड जायांग। अब हम देखेंगे उसको डायग्राम के माध्यम से कि ये सब पाया कहाँ जाता है। तो हम देख रहे हैं कि जो बाह्य दलपुंज यहाँ पाया जाता है। और दूसरा क्या देखें हम, दलपुंज ये पोर्शन है। और जो पुमंग है वो सब यहाँ परागकोश में पाए जाते हैं। और जो जायांग है वो पुष्प का स्त्री केसर भाग कहलाता है, जायांग। उसको हम लोग क्या कहते हैं, जायांग कहते हैं। अब हम इसके बारे में देखेंगे कि जायांग हमारा मतलब ये सब चीज़ होती क्या है, इन लोगों के बारे में डिटेल से हम लोग जानेंगे। जो बाह्य दलपुंज होता है तथा दलपुंज वो सहायक चक्र कहलाते हैं। बाह्य दलपुंज और दलपुंज क्या होते हैं, ये सब एक सहायक दलपुंज कहलाते हैं। ये हम लोग देख रहे हैं सहायक दलपुंज कहलाते हैं। पुमंग और जायांग ये आवश्यक चक्र कहलाते हैं। ये सब इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि पुंकेसर और जायांग प्रत्यक्ष रूप से लैंगिक जनन में सहायक होते हैं। जो पुमंग होते हैं, पुंकेसर और जायांग जो होते हैं वो लैंगिक जनन में सहायक होते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं, आवश्यक चक्र कहा जाता है। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, हम लोग क्या देखेंगे अब इसके डिटेल में। क्या है इसका डिटेल, दलपुंज, पुमंग एंड जायांग। जो बाह्य दलपुंज होता है यह पुष्प का प्रथम चक्र होता है, जो अधिकांश हरे रंग का होता है। बाह्य दलपुंज अनेक बाह्य दलों से मिलकर बना होता है। अनेक बाह्य दलों से ये मिलकर बना होता है। क्या होता है यह पुष्प का प्रथम चक्र होता है और ये हरे रंग से बना होता है। और इसमें कई बाह्य दलों से मिलकर यह बना होता है। हरे रंग का यह होता है और यह पुष्प का प्रथम चक्र कहलाता है। और यह बहुत सारे बाह्य दलों से क्या होता है, मिलके बना होता है। अब हम देखेंगे दलपुंज क्या होता है। हमारा दलपुंज क्या होता है, करोला। इसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, करोला कहते हैं। हम क्या देखेंगे, दलपुंज हमारे क्या होता है, यह पुष्प का क्या होता है, दूसरा चक्र होता है, जो अनेक दलों से मिलकर बना होता है। यह महत्वपूर्ण कार्य परागकण में कीटों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए होता है। जो कीट होते हैं वो अपनी तरफ उसको आकर्षित कर लेता है, जो दलपुंज होता है। अब हम देखेंगे पुमंग हमारा क्या होता है। ये पुमंग क्या होता है, अब पुमंग में हम एंडोसियम, उसको इसका इंग्लिश नाम क्या है, एंडोसियम। पुमंग हम लोग देख रहे हैं, पुमंग में क्या है, एंडोसियम। यह पुष्प का तीसरा चक्र होता है। यह एक
क्या होता है, यह एक या दो से अधिक पुंकेसरों से मिलकर बना होता है। जो पुमंग पुष्प का नर भाग होता है, यह पुंकेसर के दो भाग, इसमें पुंकेसर के दो भाग होते हैं, जिसको क्या कहते हैं हम, परागकोश, ये परागकोश और पुतंतु। अब हम देखेंगे क्या, जयांग क्या होता है। जयांग हमारा क्या होता है, अब हम उसको देखेंगे। हम लोग चौथा पार्ट क्या देखेंगे, जयांग। जयांग क्या होता है, ये है जयांग हमारा। जयांग क्या होता है, यह पुष्प का चौथा व आखिरी चक्र होता है। यह पुष्प का मादा भाग होता है। जयांग एक या एक से अधिक स्त्री केसरों से मिलकर बना होता है। क्या होता है, यह पुष्प का चौथा और आखिरी चक्र होता है। यह पुष्प का क्या होता है, मादा भाग होता है। जयांग एक या एक से अधिक स्त्री केसरों से क्या होता है, मिलके बना होता है। इसके तीन भाग होते हैं। पहला क्या है, वर्तिकाग्र, दूसरा क्या है, वर्तिका, तीसरा क्या है, अंडाशय। पहला क्या है, वर्तिकाग्र, दूसरा वर्तिका एंड तीसरा क्या है, अंडाशय। अब हम देखेंगे पुष्पीय पौधों में जो लैंगिक जनन होता है वो किस तरीके से होता है। जो प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो किस तरीके से पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। आवृतबीजी पौधों में पुष्प अथवा उसका लैंगिक अंग होता है। जो पुष्प होता है वो उसका लैंगिक अंग होता है। पुष्प में नर जननांगों के रूप में पुंकेसर तथा मादा जननांगों के रूप में स्त्री केसर का निर्माण होता है। पुंकेसर व जायांग के अंदर अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप क्रमशः परागकण व महाबीजाणु का निर्माण होता है। परागकण से नर युग्मक मतलब मेल गैमेटोफाइट और महाबीजाणु से मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण होता है। नर युग्मकोद्भिद से नर युग्मक का बनता है और मादा युग्मकोद्भिद से अंडकोशिका बनती है। नर युग्मक एवं अंडकोशिका के संयुग्मक से क्या बनता है, जायगोट बनता है। निषेचन पश्चात युग्मनज युक्त बीजाणु को बीज कहते हैं और बीज से अंकुरण से एक नए पौधे का निर्माण होता है। यह सब घटनाएं क्रमिक रूप से 3 अवस्थाओं में होती हैं। किन अवस्थाओं में होती हैं, ये घटनाएं 3 अवस्थाओं में होती हैं। क्या है, पुमंग पुष्प का नर जननांग है। पुमंग की इकाई को पुंकेसन या लघु बीजाणु पर्ण कहते हैं। आवृतबीजी पुष्पों का परागकोश 2 पालियों वाला होता है। अतः आवृतबीजी परागकोश द्विपालित संरचना है। प्रत्येक परागकोश पाली में 2 प्रकोष्ठ होते हैं। इन्हें परागपुट या लघु बीजाणुधानी कहते हैं। लघु बीजाणुधानियों के अंदर परागकणों या लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है। पुमंग क्या होता है, पुमंग एक नर जननांग है और यह पुमंग की पुंकेसन की इकाई होती है और इसमें परागकोश 2 पालियों में होता है और जिसे कहते हैं परागकोश द्विपालित संरचना जिसको कहते हैं। और यह प्रत्येक प्रकोष्ठ में 2 प्रकोष्ठ होता है। प्रत्येक परागकोश पाली में 2 प्रकोष्ठ होते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, लघु बीजाणुधानी। लघु बीजाणुधानियों के अंदर परागकणों का निर्माण होता है। परागकोश की संरचना हम देखेंगे, परागकोश की संरचना क्या होती है, परागकोश में कैसे परागकण बनते हैं, कैसे पुमंग होते हैं। परागकोश की संरचना, परागकोश द्विपालित होता है। प्रत्येक में 2 कोष्ठ होते हैं। पूर्ण परागकोश एक चतुष्कोणीय संरचना होती है। इसके चारों कोने पर एक लघु बीजाणुधानी होती है। लघु बीजाणुधानियों में लघु बीजाणुओं का अर्थात परागकण का क्या होता है, निर्माण होता है। हम देखेंगे ये डायग्राम के माध्यम से, ये क्या है, ये है हमारा परागकोश। इसमें देखिए चतुष्फलीय संरचना है, ये सब दिखाई दे रहा है। इससे क्या, इसका ये चतुष्फलीय संरचना दिखाई दिया और ये किस तरीके से परागकण का निर्माण होता है वो दिखाई दिया इसमें। ये सब देखिए, ये इम्पॉर्टेंट डायग्राम है, इसको आप लोग बना लीजिएगा। अब हम देखेंगे लघु बीजाणुधानी की संरचना। लघु बीजाणुधानी की संरचना कैसी होती है। लघु बीजाणुधानी निम्नलिखित 4 परतों में से क्या होती है, बनी होती है। जैसे उसको क्या कहते हैं, बाह्य परत, अंतस्थिसियम परत, मध्य परत, बाह्य परत, बाह्य त्वचा, अंतस्थिसियम परत, मध्य परत एंड टेपिटम की परत। अब इनके बारे में हम पढ़ेंगे। यह सबसे बाहरी एवं परती चपटी सतह है। जो बाह्य त्वचा है वो सबसे बाहरी परत होती है और अंतस्थिसियम जो होती है यह दूसरी एक परती होती है। ये परागकोश के स्फुटन में सहायक होती है, मतलब परागकोश को जो टूटता है उसमें सहायक होती है अंतस्थिसियम परत। और मध्य परत क्या होता है, यह परत 3 से 5 स्तरीय होती है। और टेप्टम क्या होता है, ये पिरामिड आकार की एक स्तरीय परत होती है। जिसमें देखिए ये सब देख लीजिए आप लोग, जो बाह्य त्वचा है ये सब देख लीजिए। ये बाह्य त्वचा इसका, ये है टेपिटम, ये है अंतस्थिसियम परत, ये इसका मध्य परत और ये किस प्रकार से जो स्फुटन हुआ है वो सब दिखाई दिया है इसमें। हम देखेंगे कि जो ये टेपिटम की परत, ये टेपिटम क्या है
अब हम देखेंगे टेपिटम के कार्य क्या है। हम लोग टेपिटम के बारे में जान लिए कि यह एक परती पिरामिड संरचना है। अब हम देखेंगे टेपिटम का कार्य, टेपिटम क्या होता है, उसके कार्य क्या होते हैं। यह विकसित हो रहे लघु बीजाणु को पोषण प्रदान करती है। क्या करती है? पोषण प्रदान करती है। यह पराग कीट का निर्माण करती है। पराग कीट का क्या करती है? निर्माण करती है। टेपिटम एक स्पोरोपोलेनिन नामक प्रोटीन स्रावित करती है जो परागकण को वर्षा, धूल, सर्दी, गर्मी आदि से क्या करता है? सुरक्षित करता है और सुरक्षित रखता है। यह कैलस एंजाइम का स्रावण करके लघु बीजाणु में स्फुटन में सहायक होता है। अब हम जानेंगे कि लघु बीजाणु जनन होता क्या है। लघु बीजाणु जनन के बारे में हम जानेंगे। लघु बीजाणु जनन होता कब है? लघु बीजाणु धानी के परिपक्व होने पर लघु बीजाणु जनन होता है। देखिए, बीजाणु जनन ऊतक समसूत्रीय विभाजन द्वारा संख्या में वृद्धि करता है, जिससे प्राप्त प्रत्येक द्विगुणित कोशिका लघु बीजाणु मातृ कोशिका कहलाती है। और पहला तो हम लोग देख लिए, अब दूसरा देखेंगे। लघु बीजाणु मातृ कोशिका अर्धसूत्रीय विभाजन करके 4 लघु बीजाणु का निर्माण करती है। जो चारों लघु बीजाणु आपस में जुड़े रहते हैं, इन्हें लघु बीजाणु चतुष्क कहते हैं। यही चतुष्क परिपक्व होकर अलग अलग हो जाते हैं और 4 पराग कणों का निर्माण करते हैं। हम लोग देखेंगे इस प्रकार से। ये देखिए, ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि किस तरीके से लघु बीजाणु जनन हुआ है। इसमें हम लोग इसके माध्यम से समझ सकते हैं कि लघु बीजाणु जनन और लघु बीजाणु धानी में किस प्रकार से होता है और उसके कार्य क्या हैं, कैसे ये पूरा होता है, कैसे परिपक्व होकर लघु पराग कणों का निर्माण करता है। हम लोग देखेंगे पराग कोश का स्फुटन, मतलब पराग कोश किस प्रकार से टूटते हैं। ये इसके पूरा पराग कोश में 4 स्तर होते हैं, जिसको कहते हैं बाह्य स्तर, अंतः स्तर, मध्य स्तर व टेपिटम स्तर। क्या होता है? बाह्य स्तर, अंतः स्तर, मध्य स्तर और टेपिटम का स्तर। ये 4 इसके परागकोश के स्तर होते हैं। चार परागकोश के स्तर होते हैं। परागकोश के परिपक्व होने पर मध्य स्तर व टेपिटम नष्ट हो जाती है। जब परागकोश परिपक्व होता है तो उसका मध्य स्तर और टेपिटम जो होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। और स्टोमियम वाले स्थान पर अंतः स्तर पतली होती है। स्टोमियम स्थान पर उपस्थित अंतः स्तर की कोशिकाएं जलहान करके सिकुड़ जाती हैं, जिससे बाह्य स्तर पर तनाव बढ़ता है और परागकोश स्टोमियम स्थान से फट जाती है, जिससे परागकोश से परागकण स्वतंत्र हो जाते हैं और नरयुग्मक का विकास होता है। अब हम देखेंगे इसका डायग्राम। इसका डायग्राम क्या होता है, कैसे बनता है ये देखिए, इसका डायग्राम ये है। जनन कोशिका हो गई और ये क्या है? ये पराग कोशिका, वर्तिकाग्र हो गया, वर्तिका हो गया, बीजांड हो गया, अंडाशय हो गया, पराग नलिका, और ये क्या है? इसकी जनन कोशिका। अब हम देखेंगे पराग कण की संरचना। पराग कण की संरचना किस प्रकार से होती है। हम लोग क्या देखेंगे? पराग कण की संरचना। ये इसका बाह्य चोल, वर्धी केंद्रक, वर्धी कोशिका, जनन कोशिका, जनन केंद्र, जनन छिद्र, अंतःचोल एंड बाह्य चोल। हम देख रहे हैं क्या? परागकण। परागकण होता क्या है? परागकण नर युग्मकोद्भिद की प्रथम इकाई होती है। परागकण एक अगुणित कोशिका होती है। इसमें 2 भित्तियाँ पाई जाती हैं, बाहरी भित्ति एंड जिसको कहते हैं हम बाह्य चोल। कौन सी भित्ति? जिसमें 2 भित्ति पाई जाती है, बाहरी भित्ति और आंतरिक भित्ति, जिसको हम कहते हैं बाह्य चोल और अंतःचोल। बाह्य चोल हमारा क्या होता है? हम परागकण के बारे में क्या बताए हैं? परागकण एक नर युग्मकोद्भिद है। नर युग्मकोद्भिद की क्या है? एक प्रथम इकाई है। इसमें अगुणित कोशिकाएं होती हैं। इसमें क्या होती हैं? 2 भित्तियाँ होती हैं, बाहरी भित्ति और आंतरिक भित्ति है। इसे यह मिलकर बना होता है। और हम अब देखेंगे बाह्य चोल होता क्या, मतलब बाहरी भित्ति होती क्या है। बाह्य चोल एक अत्यधिक प्रतिरोधक वसीय पदार्थ स्पोरुलिन से मिलकर बना होता है। एक वसीय पदार्थ होता है जिसको हम नाम क्या है? स्पोरोपाइलिन। स्पोरोपाइलिन से एक वसीय पदार्थ होता है जिससे यह मिलकर बना होता है और इस पर कोई क्षार आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। परागकणों के जैविक अपघटन नहीं होता इसमें। और हम क्या देखेंगे अब? अंतःचोल। अंतःचोल क्या है? अंतःचोल पैक्टोसेलुलोज से मिलकर बनी होती है। अंतःचोल से ही पराग नलिका का निर्माण होता है। पराग कणों का परागकोश से निकलने से पहले इनके केंद्रक में विभाजन हो जाता है और 2 केंद्रकों का निर्माण होता है। पहला केंद्रक क्या है? वर्धी केंद्रक और दूसरा जनन केंद्रक है। 2 केंद्रकों में क्या हो जाता है? इसका विभाजन होता है, जिसका नाम है वर्धी केंद्रक और जनन केंद्रक। फिर कोशिका द्रव्य विभाजित होता है और वर्धी कोशिका और जनन कोशिका बनती है। जब फिर कोशिका द्रव्य का क्या होता है? विभाजन होता है और वर्धी कोशिका और जनन कोशिका फिर बनती है। बाह्य चोल में जगह जगह क्या होता है? छिद्र पाए जाते हैं। बाह्य चोल में जगह जगह छिद्र पाए जाते हैं। जो बाह्य चोल होता है उसमें क्या होता है? जगह जगह छिद्र पाए जाते हैं, जिन्हें जनन छिद्र कहते हैं, और जिससे पराग नलिका क्या होती है? बनती है।
परागनलिका इसमें बाह्यजल में बनती है। द्विकोशिकी अवस्था में परागकण परागकोश से मुक्त होते हैं और परागकण की क्रिया द्वारा मादा पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुँचते हैं। वर्तिकाग्र पर पहुँचकर परागकण का अंकुरण होता है तथा परागकण के जनन छिद्र के माध्यम से अंतःचोल द्वारा परागनलिका का निर्माण होता है। यह परागनलिका बढ़ते हुए बीजांड में प्रवेश करती है और जब यह बीजांड में प्रवेश कर लेती है तो जनन कोशिका परागनलिका के माध्यम से बीजांड में पहुंचता है और जनन कोशिका परागनलिका के रास्ते से समसूत्री विभाजन द्वारा दो नर युग्मक का निर्माण कर लेती है। हम लोग पुमंग के अंतर्गत पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे जायांग। जायांग क्या होता है? जायांग पुष्प का मादा भाग होता है जिसकी इकाई को स्त्री केसर या अंडप कहते हैं। प्रत्येक स्त्री केसर में 3 संरचना पाई जाती हैं। 3 संरचना क्या क्या होती हैं? वर्तिकाग्र हो गया, वर्तिका हो गया और अंडाशय हो गया। स्त्री केसर का शीर्ष भाग वर्तिकाग्र तथा आधार भाग अंडाशय कहलाता है। जो शीर्ष भाग होता है वो वर्तिकाग्र कहलाता है और जो आधार भाग होता है वो अंडाशय कहलाता है। वर्तिकाग्र और अंडाशय को जोड़ने वाली नली को वर्तिका कहते हैं। हम देखेंगे बीजांड की संरचना। बीजांड की संरचना किस प्रकार से होती है? बीजांड की संरचना में अब देख लीजिए, यहाँ पे ये इसका निभाग होता है, ये बीजांडकाय होता है, ये प्रतिमुख कोशिका होती हैं जो ध्रुव कोशिका बनाती हैं, ये अंड कोशिका होती हैं, ये बीजांड वृत्त होती है, ये बीजांड द्वार है, ये सहायक कोशिकाएं हैं, द्वितीय केंद्रक, भ्रूण कोश और अध्यावरण। बीजांड की संरचना के बारे में हम लोग देख लिया। अब इसके बारे में क्या होता है ये पढ़ लेते हैं। प्रत्येक बीजांड एक पतली संरचना द्वारा अंडाशय से जुड़ा होता है जिसे बीजांड वृत्त कहते हैं। अब इसमें हम लोग देख सकते हैं बीजांड वृत्त क्या होता है। बीजांड वृत्त जो होता है एक पतली संरचना होती है और यह जुड़ा होता है अंडाशय से। इसको क्या कहते हैं? बीजांड वृत्त कहते हैं। बीजांड 1 या 2 आवरणों द्वारा घिरा होता है। बाहरी आवरण को बाह्य आवरण कहते हैं और आंतरिक आवरण को अंतः अध्यावरण कहते हैं। अंतः अध्यावरण बीजांड के एक स्थान पर अपूर्ण होता है, बीजांड द्वार कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे एक स्थान पे अपूर्ण होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? बीजांड द्वार कहते हैं। ये होता है इसका बीजांड द्वार होता है। बीजांड द्वार इसको हम देख लिए। अब बीजांड का वह भाग जहाँ से अध्यावरण निकलता है निभाग कहलाता है और जो हमेशा बीजांड द्वार के विपरीत दिशा में होता है। बीजांड के अंदर मृदुतक कोशिकाओं का समूह होता है जिसे बीजांडकाय कहते हैं। बीजांडकाय के मध्य में एक थैलीनुमा संरचना होती है जिसे भ्रूणकोश कहते हैं। भ्रूणकोश में 3 कोशिकाएं निभाग की तरफ होती हैं जिसे प्रतिमुख कोशिका कहते हैं। भ्रूणकोश के मध्य में 2 कोशिकाएं पाई जाती हैं जिसे द्वितीयक केंद्रक कहते हैं। 3 कोशिकाएं प्रायः बीजांड द्वार की तरफ होती हैं जिनमें से मध्य कोशिका को अंड कोशिका तथा अगल बगल की कोशिकाओं को सहायक कोशिकाएं कहते हैं। ये सब इस डायग्राम के माध्यम से आप लोग देख सकते हैं। इस डायग्राम में हर एक चीज़ बहुत विधिवत लिखा गया है और आप लोग इसके माध्यम से आप लोग पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं कि इसका मतलब क्या है, बीजांड द्वार में क्या है, बीजांड की संरचना में क्या क्या लिखा गया है। हम लोग देखेंगे बीजांड का परिवर्धन व गुर बीजाणु जनन क्या होता है। गुर बीजाणु जनन के माध्यम से और बीजांड का जो परिवर्धन होता है वो किस प्रकार से होता है, हम इसको देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से। अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा ताकि वो बच्चे पढ़ सकें जिन्होंने नोट्स कंप्लीट नहीं किया है और नोट्स बनाया नहीं है और अच्छे मार्क्स से पास हो सके। हम लोग देखेंगे, देखिए बीजांडकाय है, ये क्या है? बीजांडकाय है। बीजांडकाय से क्या बना है? प्रसूत कोशिका बनी है और फिर प्राथमिक कोशिका भित्ति और गुर बीजाणु मातृ कोशिका बनी है। उसके बाद हम देखेंगे 4 अगुणित गुर बीजाणु बने हैं। उसके बाद भ्रूण कोश बन गया है। गुर बीजाणु मतलब यान का निर्माण हुआ है और भ्रूण कोश बन गया है। अब हम लोग देखेंगे कि बीजांड, इसके बारे में तो हम लोग देख लिए। अब इसके बारे में क्या है वो पढ़ते हैं। बीजांड तथा भ्रूण कोश के परिवर्धन की क्रिया को ही गुर बीजाणु जनन कहते हैं। बीजांडकाय में उपस्थित मृदुतक कोशिकाओं में से एक अधस्तरीय कोशिका आकार में बड़ी हो जाती है। इसका कोशिका द्रव्य गाढ़ा तथा केंद्रक से बड़ा हो जाता है। इसे क्या कहते हैं? प्रसूत कोशिका कहते हैं। प्रसूत कोशिका में समसूत्री विभाजन होता है जिससे बाहर की तरफ एक प्राथमिक भित्ति कोशिका का निर्माण होता है तथा भीतर की तरफ बीजाणु जनन कोशिका का निर्माण होता है। बीजाणु जनन कोशिका बिना विभाजन किए ही गुर बीजाणु मातृ कोशिका की तरह कार्य करने लगता है। गुर बीजाणु मातृ कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है जिससे 4 अगुणित गुर बीजाणुओं का निर्माण होता है। इसमें से 3 अगुणित बीजाणु जनन जल्द ही नष्ट हो जाते हैं और
एक गुरुबीजाणु क्रियाशील होता है। क्रियाशील गुरुबीजाणु ही भ्रूण कोश तथा मादा युग्मक में परिवर्तित हो जाता है। अब हम देखो भ्रूण कोश किस प्रकार से है। ये देखिए फर्स्ट वाला दूसरा डायग्राम, तीसरा किस प्रकार से है। बीजांड द्वार, निभाग और फिर सहायक कोशिकाएं, द्वितीयक केंद्रक, प्रतिमुखी कोशिकाएं, मादा युग्मक, ये सब चीज़ें, इन सब चीज़ों के माध्यम से हम देख सकते हैं। इसमें इसके बारे में क्या है, क्रियाशील गुरुबीजाणु मादा युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका है। यह गुरुबीजाणु वृद्धि कर बीजांड अधिकांश भाग घेर लेता है। इसका केंद्रक समसूत्री विभाजन द्वारा दो केंद्रक में विभाजित हो जाता है और दोनों केंद्रक दोनों ध्रुवों पर एकत्रित हो जाते हैं। अतः इन केंद्रकों में समसूत्री विभाजन होता है और दो से चार केंद्रक बन जाते हैं। पुनः चारों केंद्रकों में समसूत्री विभाजन होता है और 4 से 8 केंद्रक का निर्माण कर लेते हैं। इसमें से 4 केंद्रक जो होते हैं वो निभाग और 4 केंद्रक बीजांड द्वार की तरफ स्थित होते हैं। एक केंद्रक निभाग की ओर से तथा एक केंद्रक बीजांड द्वार की ओर से मध्य में आकर स्थित हो जाता है, जिसे ध्रुवीय केंद्रक कहते हैं। 3 केंद्रक जो निभाग की ओर स्थित होते हैं कोशिका द्रव्य का विभाजन करके प्रतिमुखी कोशिका कहलाते हैं। वो जो 2 होते हैं उसको क्या कहते हैं, प्रतिमुखी कोशिका कहलाते हैं। या क्या ध्रुवीय केंद्रक संयुक्त होकर द्वितीय केंद्रक कहलाते हैं। परिपक्व भ्रूण को 7 कोशिकीय व 8 केंद्रकीय होता है। हम लोग देखेंगे परागकण मतलब पॉलिनेशन किस प्रकार से होता है। परागकणों का परिपक्व परागकोश से मिलकर मादा पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचना परागकण कहलाता है। परागकण के प्रकार, कितने प्रकार के परागकण होते हैं। स्वपरागण और परपरागण, 2 प्रकार के परागकण होते हैं। और इसको हम देख लेंगे कि स्वपरागण क्या होता है और परपरागण क्या होता है। स्वपरागण जो होता है वह जब किसी पुष्प के परागकोश से परागकण निकलकर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र या उसी पौधे के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो उस क्रिया को क्या कहते हैं, स्वपरागण कहते हैं। स्वपरागण 2 प्रकार से होता है, संयुग्मन एवं सजात पुष्पी परागकण। संयुग्मन क्या होता है, स्वयुग्मन में हम देख सकते हैं जब परागकण किसी पुष्प से निकलकर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं और इस क्रिया को संयुग्मन कहते हैं। यह सब क्रियाएं किसमें होती हैं, मटर में होती हैं, टमाटर में होती हैं। संयुग्मन क्रियाएं मटर में, टमाटर में होती हैं। अब हम देखेंगे सजात पुष्पी परागकण, जब किसी पुष्प के परागकण उसी पौधे के किसी अन्य पुष्प के परागकण पर पहुंचते हैं तो उसे सजात पुष्पी परागकण कहते हैं। यह क्रिया किसमें होती है, मक्का में होती है। सजात पुष्पी परागकण मक्का में पाई जाती है। अब हम देखेंगे स्वपरागण के लाभ। स्वपरागण के लाभ क्या क्या हैं। स्वपरागण की प्रक्रिया निश्चित होती है। स्वपरागण से उत्पन्न बीज शुद्ध वंश क्रम वाले होते हैं। स्वपरागण की हानि हम देख लेंगे। स्वपरागण से उत्पन्न पौधों में विभिन्नताएं नहीं होती और स्वपरागण से उत्पन्न पौधों में रोग प्रतिरोधक क्षमता कम पाई जाती है। हम देखेंगे परपरागण क्या होता है। इस क्रिया में एक पुष्प के परागकण उसी जात के किसी अन्य पौधों के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, इस क्रिया को परपरागण कहते हैं। परपरागण की विधियां किस प्रकार से यह होता है, इसकी विधि कितने प्रकार से होता है। ये परागकणों को वर्तिकाग्र पर पहुंचने के लिए किसी साधन या माध्यम की जब आवश्यकता होती है उसको हम क्या कहते हैं, परपरागण कहते हैं। परपरागण में हम क्या कहते हैं, जब परागकण को वर्तिकाग्र पर पहुंचने के लिए किसी साधन या माध्यम की आवश्यकता हो तो उसको क्या कहते हैं, परपरागण कहते हैं। ये जो क्रियाएं होती हैं वो जल द्वारा हो सकती हैं, वायु द्वारा हो सकती हैं, कीट द्वारा हो सकती हैं, पक्षी द्वारा हो सकती हैं, चमगादड़ द्वारा परपरागण होती हैं। अब हम देख लेंगे कि जल द्वारा कैसे परागण होगा। जल द्वारा जब परागण की क्रिया जल के माध्यम से होती है तो उसको क्या कहते हैं, जल द्वारा परागण। यह वैलिस्नेरिया में पाई जाती है। वायु द्वारा परागण, जब परागण की क्रिया वायु के माध्यम से होती है तब उसको क्या कहते हैं, वायु द्वारा परागण कहते हैं। इसमें मक्का, गेहूँ आदि में पाई जाती है। कीट द्वारा परागण क्या होता है, जब परागण की क्रिया कीट द्वारा होती है तो उसे कीट परागण कहते हैं। मधुमक्खी, तितली इत्यादि सब में कीट परागण पाया जाता है। पक्षी द्वारा परागण, जब परागण की क्रिया पक्षी द्वारा होती है तो उसे पक्षी परागण कहते हैं। यह बिग्नोनिया में पाई जाती है। चमगादड़ द्वारा पर परागण
जब परागण की क्रिया चमगादड़ द्वारा होती है तो उसको चमगादड़ द्वारा परागण कहते हैं। परागण के लाभ क्या होते हैं? पर परागण द्वारा उत्पन्न बीज बड़े, स्वस्थ एवं अच्छी नस्ल वाले होते हैं। पर परागण से बनने वाले फल बड़े व स्वादिष्ट होते हैं। पर परागण से हानियाँ क्या होती हैं? अधिक परागकणों का व्यर्थ हो जाना है। इसमें सदैव साधन की आवश्यकता होती है, मतलब साधन नहीं रहेगा तो ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाएंगे नहीं, तो परागण कर नहीं पाएंगे। हम देखेंगे आर्टिफिशियल हाइब्रिडेशन कैसे होता है, कृत्रिम संकरण कैसे होता है। मनुष्य द्वारा दो अलग अलग पौधों के लक्षणों को लेकर एक स्वस्थ एवं सर्वश्रेष्ठ लक्षणों वाले पौधों को जब बनाया जाता है तो उसको कहते हैं कृत्रिम संकरण कहते हैं। जब दो अलग अलग पौधों के नस्ल लिए जाते हैं और एक सर्वश्रेष्ठ लक्षण वाले पौधे को बना दिया जाता है तो उसको क्या कहते हैं? उसको कृत्रिम संकरण कहते हैं। कृत्रिम संकरण के दो आवश्यक प्रक्रम होते हैं, जिसको हम कहते हैं विपुंसन एंड थैलीकरण। अब हम देखेंगे विपुंसन किस प्रकार से होता है। विपुंसन द्विलिंगी पुष्प में कलिका अवस्था में ही चिमटी की सहायता से उस पुष्प के पराग कोष को निकाल देना विपुंसन कहलाता है। विपुंसन की प्रक्रिया केवल द्विलिंगों पुष्पों में अपनाई जाती है। इस प्रक्रिया में बाह्यकृत और जो थैलीकरण होती है उसमें हम किस प्रकार से देखेंगे। इस प्रक्रिया में बंधकृत पुष्प के वर्तिकाग्रों को छिद्रित थैली से ढक देते हैं, इससे अन्य पुष्प के परागकण इसमें नहीं पहुंच पाते। पुष्प के परिपक्व हो जाने पर थैली को हटा दिया जाता है। इस क्रिया को क्या कहते हैं? थैलीकरण कहते हैं। अब हम देखेंगे निषेचन किस प्रकार से होता है। जब युग्मक एवं मादा युग्मक, नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संयोजन से जो क्रिया होती है उसको निषेचन कहते हैं। पुष्पी पौधों में आंतरिक निषेचन होता है। जो पुष्पी पौधे होते हैं उनमें आंतरिक निषेचन होता है। हम देखेंगे परागकणों का अंकुरण एवं पराग नलिका का निर्माण। किस प्रकार से परागकणों का अंकुरण होता है और पराग नलिका का किस प्रकार से निर्माण होता है। ये डायग्राम इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। इस डायग्राम को अच्छे तरीके से आप लोग देख लीजिएगा और बना लीजिएगा अपने नोट्स में। जब परागकण संगत पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुँचते हैं तब इनका अंकुरण होता है और पराग नलिका का निर्माण होता है। ये पराग नलिका आगे बढ़ते हुए बीजांड में प्रवेश करती है। पराग नलिका के रास्ते में ही जनन कोशिका विभाजित होकर दो नर युग्मक का निर्माण करती है। बीजांड में एक थैलोनुमा संरचना पाई जाती है जिसे भ्रूण कोश कहते हैं। भ्रूण कोश में ही अंडकोश का या मादा युग्मक पाया जाता है। पराग नलिका का भ्रूण कोश में प्रयोग। कैसे पराग नलिका भ्रूण कोश में जाती है, इस प्रकार इसको हम देखेंगे। पराग नलिका मुख्यतः 3 स्थानों से बीजांड या भ्रूण कोश में प्रवेश करती है। ये हम देखेंगे किस प्रकार से जाती है। निभाग द्वारा जाती है, अध्यावरण या द्वारा पराग नलिका में प्रवेश करती है। बीजांड द्वारा, निभाग द्वारा, अध्यावरण द्वारा और बीजांड द्वारा नलिका में प्रवेश करती है। हम लोग देखेंगे दोहरा निषेचन। दोहरा निषेचन क्या होता है, किस प्रकार से होता है ये, और इसकी कैसे घटनाएं होती हैं, किन किन घटनाओं पर आधारित होता है। दोहरा निषेचन जब नर जनन कोशिका में पराग नलिका के अंदर ही समसूत्री विभाजन होता है जिससे 2 नर युग्मक का निर्माण होता है। इसमें से एक नर युग्मक मादा युग्मक से क्रिया करता है और युग्मनज का निर्माण करता है और विकसित होकर भ्रूण बना लेता है। नर युग्मक मादा युग्मक से क्रिया कर लेता है और युग्मनज मतलब जाइगोट का निर्माण करता है और विकसित होकर भ्रूण बना देता है, तथा दूसरा नर युग्मक 2 ध्रुवीय केंद्रकों से क्रिया कर लेता है और प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्र का निर्माण करता है। यही बाद में भ्रूणपोष बन जाता है। इस संपूर्ण क्रिया को ही दोहरा या द्विनिषेचन कहते हैं। निषेचन एवं त्रिसंलयन जिसको कहते हैं द्विनिषेचन। अब निषेचन पश्च घटनाएं क्या होती है, हम लोग देखें निषेचन पूर्व घटनाएं और निषेचन। अब हम लोग देखेंगे निषेचन पश्च घटनाएं क्या क्या होती हैं। निषेचन के पश्चात निम्नलिखित घटनाएं होती हैं। ये कौन कौन सी घटनाएं होती हैं? भ्रूणपोष का विकास, भ्रूण एवं इनका विकास, भ्रूण का विकास और भ्रूणपोष का विकास और बीजांड तथा बीज तथा फल का निर्माण। निषेचन पश्च घटनाएं में ये 3 घटनाएं होती हैं। हम देखेंगे कि भ्रूणपोष क्या होता है। जिस थैले जैसे संरचना में भ्रूण बनता है उसको भ्रूणकोश कहते हैं तथा भ्रूण को पोषण प्रदान करने वाली त्रिगुणित कोशिका को भ्रूणपोष कहते हैं। हम देखेंगे भ्रूणपोष क्या क्या है। भ्रूणपोष 3 क्रियाओं से मिलकर कोशिकीय भ्रूणपोष, केंद्रकीय भ्रूणपोष, हैलोबियल भ्रूणपोष ये होता है। इसका भ्रूण एवं इनका विकास, द्विबीजपत्री में भ्रूण का विकास एवं एक बीजपत्री में भ्रूण का विकास। भ्रूण एवं इनका इसका विकास में हम देखेंगे द्विबीजपत्री में भ्रूण का विकास और एक बीजपत्री में भ्रूण का विकास। हम देखेंगे द्विबीजपत्री में किस प्रकार से भ्रूण का विकास होता है। द्विबीजपत्री में भ्रूण का विकास हम किस प्रकार से देख रहे हैं, ये इसका डायग्राम है।
पहला ये जाइगोट बन गया है और जाइगोट से अनुप्रस्थ विभाजन हुआ और अग्रस्त कोशिका बना लिया। इसमें ये आधारिक कोशिका विभाजित होकर के अग्रस्त कोशिका बना देती है, जो अनुप्रस्थ विभाजन करती है। और अग्रस्त कोशिका और आधारिक कोशिका दो कोशिकाओं का निर्माण करती है। और उसमें हम देखेंगे कि अग्रस्त विभाजन होता है, अनुप्रस्थ विभाजन, और जिसे बना विभाजन करके यह कोशिका का निर्माण करती है। और फिर उसके बाद अनुप्रस्थ विभाजन होता है, निलंबक बनाता है ये सब। और उसके बाद ये मूलांकुर, जड़ एवं बीजपत्र बन जाता है, तना, पत्ती इत्यादि सब बनता है। ये जाइगोट विभाजन होकर के ये आधारिक कोशिका अग्रस्त कोशिका में विभाजित हो जाता है। ये अनुप्रस्थ विभाजन किया और इसमें बना दिया, निलंबक बना दिया है। निलंबक बना करके मूलांकुर, जड़ एवं बीजपत्र, तना, पत्ती एक्सेट्रा ये सब बना दिया है। इसमें हम देखेंगे अब इसके बारे में ये है क्या। तो युग्मन मतलब जाइगोट में अनुप्रस्थ विभाजन के फलस्वरूप दो कोशिका का निर्माण होता है। एक कोशिका निभाग की ओर स्थित होता है जिसे अग्रस्त कोशिका, तथा दूसरी कोशिका जो बीजांड द्वार की ओर स्थित होती है उसे आधारिक कोशिका कहते हैं। अग्रस्त कोशिका में उदग्र विभाजन तथा आधारिक कोशिका में अनुप्रस्थ विभाजन होता है। इसमें हम देख सकते हैं जो अग्रस्त कोशिका है उसमें उदग्र विभाजन होता है, जो आधारिक कोशिका होती है उनमें अनुप्रस्थ विभाजन पाया जाता है। इसको हम देख सकते हैं इस प्रकार से। और हम देखेंगे कि जब अग्रस्त कोशिका में 2 अनुप्रस्थ विभाजन तथा आधारिक कोशिका में 6 से 10 अनुप्रस्थ विभाजन होता है। आधारिक कोशिका में जब 6 से 10 अनुप्रस्थ विभाजन होता है तो उसके पश्चात प्राप्त संपूर्ण कोशिका को निलंबक कहते हैं। निलंबक की निचली कोशिका चूसकांक तथा ऊपरी कोशिका स्फीतिका कहलाती है। अग्रस्त कोशिका में 2 अनुप्रस्थ विभाजन के पश्चात प्राप्त कोशिकाओं में से स्फीतिका के पास उपस्थित कोशिकाओं को हाइपोबेसल तथा अग्रस्त कोशिका के ऊपरी कोशिका को ईपीबेसल कहते हैं। जो ऊपर के जो उपस्थित कोशिका होते हैं उसको हाइपोबेसल, और जो नीचे ऊपरी कोशिका को क्या कहते हैं, ईपीबेसल कहते हैं। हाइपोबेसल क्या होता है और ईपीबेसल हम इसको देखेंगे ये क्या होते हैं। हाइपोबेसल कोशिका से मूलांकुर का निर्माण होता है, फिर मूलांकुर से मूल या जड़ का निर्माण करता है। और ईपीबेसल क्या होता है, ईपीबेसल से बीजांड तथा प्रांकुर का निर्माण होता है, प्रांकुर से तना एवं पत्ती का निर्माण होता है। इस प्रकार द्विबीजपत्री ने भ्रूण का विकास होता है और नया पौधा बनता है। एक नोट करके आप लोग लिख लीजिएगा, द्विबीजपत्री की तरह ही एक बीजपत्री पादपों में भी भ्रूण का विकास होता है, परंतु एक बीजपत्री पादपों में केवल एक बीजपत्री का निर्माण होता है और द्विबीजपत्री में दो का होता है। बीज एवं फल का निर्माण किस प्रकार से होता है। अब देखिए, द्विनिषेचन क्रिया के फलस्वरूप बीजांड में अनेक परिवर्तन होते हैं, जिसके फलस्वरूप बीजांड से बीज का निर्माण होता है। बीजांड के दोनों आवरण बीजावरण का निर्माण करते हैं। बीजपत्र या भ्रूणपोष में भोजन संचित हो जाता है, इसमें पानी की मात्रा धीरे धीरे कम हो जाती है और भ्रूण सुप्तावस्था में चला जाता है। इस प्रकार बीजावरण की खिली संरचना को बीज कहते हैं। अब हम देखेंगे उसके बाद बीज का निर्माण देख लिया, उसके बाद हम देखेंगे फल का किस प्रकार से निर्माण होता है। हम लोग देख रहे हैं फल का निर्माण कैसे होता है। फल का निर्माण क्या होता है, कैसे होता है। फल एक परिपक्व अंडाशय होता है। यह क्या होता है, परिपक्व अंडाशय होता है। जिस समय बीज का निर्माण होता है उसी समय अंडाशय फूलकर एक रसीला बड़ा फल का निर्माण होता है। अंडाशय की भित्ति से फल भित्ति का निर्माण होता है। अंडाशय की भित्ति से फल भित्ति का निर्माण होता है। जब फल के निर्माण में केवल अंडाशय भाग लेता है तो इस प्रकार के फल को सत्य फल कहते हैं। जब फल का निर्माण होता है और उसमें सिर्फ अंडाशय भाग ले उसको सत्य फल कहते हैं। जैसे कि आम हो गया। निषेचन के बाद जो पुष्प चक्र होता है, निषेचन के बाद पुष्प चक्रों में निम्नलिखित परिवर्तन होते हैं। बाह्य दलपुंज, पुमंग, जायांग, ये सब होता है। इसमें हम देख लेंगे बाह्य दलपुंज क्या होता है। बाह्य दलपुंज अलग हो जाते हैं तथा कुछ पौधों के फलों में लगे रहते हैं और दलपुंज सूख कर निकल जाते हैं। पुमंग भी सूख कर नष्ट हो जाते हैं। जायांग स्त्री केसर से के वर्तिका सूख जाते हैं तथा अंडाशय फल एवं बीजांड बीज का निर्माण करते हैं। हम देखेंगे अनिषेक जनन या फलन क्या होता है। वह प्रक्रिया जिसमें बिना निषेचन के ही फल का विकास हो जाता है। वह प्रक्रिया जिसमें बिना निषेचन के, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें निषेचन न हो और फल का विकास हो जाए, उसको क्या कहते हैं, अनिषेक जनन या अनिषेक फलन कहते हैं। इस प्रकार के बने फल में बीज नहीं बनता। इसमें क्या होता है, बीज नहीं बनता। जब बिना निषेचन के फल का विकास हो जाए तो उसको क्या कहते हैं, अनिषेक फलन कहते हैं। और इस प्रकार के
जो इस प्रकार से जो फल बनता है उसको क्या कहते हैं, उसमें बीज नहीं पाया जाता। जैसे कि अंगूर हो गया, केला हो गया, इस सब चीज़ों में नहीं पाया जाता बीज। असंग जनन अब हम लोग देखेंगे, अनिषेक जनन देख लिया, अब हम लोग देखेंगे असंग जनन क्या होता है। असंग जनन में क्या होता है, जब बिना निषेचन के ही बीज का निर्माण हो जाता है, असंग जनन कहलाता है। इसमें न तो अर्धसूत्री विभाजन होता है और न ही भ्रूण का निर्माण होता है। जैसे आलू हो गया, गन्ना हो गया, ये सब चीज़ें। अब बहुभ्रूणता क्या होता है, जाइगोट कई विभाजनों के द्वारा एक से अधिक भ्रूण का निर्माण करती है। इसके फलस्वरूप अनेक बीजों का निर्माण होता है, जिसे बहुभ्रूणता कहते हैं। जैसे कि संतरा हो गया, नींबू हो गया, ये सब चीज़ें बहुभ्रूणता के अंतर्गत। धन्यवाद स्टूडेंट। आशा करती हूँ आप लोगों को हमारा कंटेंट अच्छा लगा हो और आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो और आप लोग अपने प्रिपरेशन को एक अच्छे लेवल पे ले जाएं और अच्छे नंबरों से पास हो। और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और उन बच्चों तक शेयर कीजिए जो बच्चे नोट्स ना बनाए हों, वो लोग अपने प्रिपरेशन को अच्छे लेवल पे ले आ जा सके और अच्छे नंबरों से पास हो सके। थैंक यू। देखते रहिए कंप्लीट बायोलॉजी ज्ञान।